नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूँ एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ, जिसका नाम है संधि। मैंने ऊपर लिख दिया है संधि। तो कि अगर हम बात करें, उससे पहले मैंने आप लोगों को एक कक्षा में बताया था कि हिंदी का जो व्याकरण है वह 3 प्रभागों या खंडों में बंटा हुआ है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार संपूर्ण हिंदी का जो व्याकरण है वह 3 ही खंडों में बंटा हुआ है। अगर हम प्रथम खंड की बात करें, वर्ण विचार की ही बात करें, तो इस खंड में हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, लिपि, संधि और अक्षर विन्यास को शामिल किया जाता है। यानी मेरे कहने का भाव ये है कि जो संधि नामक बिंदु है वो वैज्ञानिक रूप से वर्ण विचार के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि संधि को जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे हम, तो संधि में दो वर्णों का या कहें कि दो ध्वनियों का क्या आपस में मिलाप होता है। इसलिए संधि को क्या है, किसके अंतर्गत रखेंगे? वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम रखेंगे। और मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है कि हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, लिपि, संधि और अक्षर विन्यास, इसमें से हमने हिंदी वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण पर बखूबी बातचीत कर चुके हैं। लिपि और अक्षर विन्यास पर आगे चलकर बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है संधि। संधि शब्द की अगर हम बात करें तो वह दो तरीकों या दो प्रकार से लिखा जाता है। एक संधि शब्द ये है और एक है यह है। पहले वाले संधि शब्द में मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है और दूसरे वाले संधि शब्द में मैंने हलंत युक्त नय का प्रयोग किया है। ये दोनों शब्द ही शुद्ध हैं। दोनों ही शब्दों को क्या है, शुद्ध माना जाता है। ये दोनों शब्द शुद्ध क्यों है? आगे चलकर हम एक संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, और उसमें एक नियम आएगा, मैं या अनुस्वार का नियम। मैं या अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का नियम। नियम संधि की ही अगर हम बात करें तो संधि में दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद, जिसको पर पद भी बोलते हैं। उत्तर पद या इसको पर पद भी बोला जाता है। इसको प्रथम पद भी बोलते हैं और इसको क्या है, द्वितीय पद भी हम कह देते हैं। पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद है और ये है दूसरा पद, और इसके दोनों के बीच में योग चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? योग चिन्ह का प्रयोग। और इसी को धन चिन्ह भी कहते हैं, हम प्लस चिन्ह भी कह देते हैं। जो संधि है वह दो वर्णों के बीच होती है। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसके बीच, और उत्तर पद, पर पद या द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है, जुड़ता है। यानी कि ये दोनों जो पद हैं, इन दोनों पदों के बीच क्या है, और इन्हीं दोनों पदों होने के बाद जो बदलाव आता है, जो बदलाव होगा उसको क्या है, हम संधि कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं मैं या अनुस्वार के नियम पर। इसके आधार पर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि संधि और ये वाला संधि, ये दोनों शब्द आखिर शुद्ध क्यों है। अगर किसी जैसे संधि शब्द है, संधि शब्द में सम धन धी दो पद प्रयुक्त किए गए हैं। इसमें पहले पद में हलंत युक्त मैं है और दूसरे पद में क्या है, व्यंजन ध का प्रयोग है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं या अनुस्वार का नियम यहां लागू कैसे होगा। तो जब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह हलंत मैं हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्रथम
पद का अंतिम वर्ण हल युक्त मैं हो, हल युक्त मैं हो, तथा उसके बाद यानी कि दूसरे पद में उसके बाद 25 वर्गीय व्यंजनों में से 25 वर्गीय या स्पर्शी व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आए, व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आए तो इस मैं के स्थान पर या तो हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्या है, इस मैं के बाद जो भी दूसरा पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन है, तो इस वर्गीय व्यंजन का जो पांचवां अक्षर है वह क्या है, प्रयुक्त किया जाएगा। अब ध किस वर्गीय व्यंजन का वर्ण है, तो वह है तय का। किसका है? तय का। तय का पांचवा अक्षर कौन सा हुआ? न हुआ। तो यहां पर या तो न का प्रयोग होगा या फिर अनुस्वार का प्रयोग होगा, या मैं के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। बात समझ गए ना आप लोग? मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये संधि शब्द दोनों शुद्ध क्यों है। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि यह शब्द संधि शुद्ध क्यों है। तो अब आगे हम बात करेंगे। अब संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है मेल, या कहें कि जुड़ना, जुड़ाव या समझौता। इस शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि शब्द का अर्थ हुआ मेल, या कहें जुड़ना, या होगा मिलाप। मेल, जुड़ना या मिलाप, संधि का अर्थ ही ये होता है इस शब्द का। और अगर हम इसके विलोम की बात करें, इस शब्द के विलोम की, तो विलोम होगा विच्छेद या फिर विग्रह। विच्छेद या विग्रह, विच्छेद या विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। क्या करता है? अर्थ होता है अलग करना या तोड़ना, इसको ये कह देते हैं। तो संधि की ही अगर हम बात करें तो इसमें दो पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और एक होता है द्वितीय पद। तो संधि जो शब्द है, जो संधि है, वह प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण के योग से जो बदलाव आता है उसको क्या है, हम संधि कहते हैं। अब देखिए, ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद, और इन दोनों के बीच क्या होगा? योग होगा। क्या हो गया? योग हो गया। और योग से जो बदलाव आता है, बदलाव या विकार होगा, इसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। लेकिन अगर यह बदलाव या विकार न हो, दो पद या दो शब्द आपस में मिल रहे हो लेकिन योग होने के बाद कोई बदलाव या कोई भी विकार नहीं होता, तो वह शब्द है संयोग शब्द कहलाया जाएगा। उसको क्या कहेंगे? हम संयोग कहेंगे। जैसे एक शब्द है दही, दही, इसमें दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है। पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह दीर्घ ई है, और दूसरा शब्द है बड़ा। दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वह व्यंजन है, वह, लेकिन शब्द क्या बना? दही बड़ा। क्या शब्द बना? दही बड़ा। यानी कि इन दोनों वर्णों का मिलाप तो हो रहा है, लेकिन मिलाप होने के बाद कोई विकार या कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो ये शब्द क्या कहलाया? ये शब्द संयोग पद कहलाया जाएगा। इसको संयोग पद कहेंगे हम। क्या कहेंगे? संयोग पद या संयोग शब्द कहेंगे। यानी कि संधि में योग होने के बाद बदलाव या विकार जरूरी है, अनिवार्य है,
तभी संधि होगी। अगर बदलाव या विकार नहीं होगा तो वह संधि नहीं, संयोग शब्द होगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर थोड़ा और हम आगे बढ़े, संधि और संयोग के दोनों में अंतर क्या है इन दोनों शब्दों में। संयोग अगर होगा जहां शब्दों में, संयोग होने पर शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अक्षर बदलते नहीं है। पर संधि में उच्चारण के नियमानुसार एक या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी तो दोनों की जगह भिन्न एक तीसरा अक्षर भी वहां आ जाता है। इसके अतिरिक्त संयोग केवल व्यंजनों में होता है, और जो संधि है वो व्यंजन और स्वर और व्यंजन दोनों में होती है। संयोग शब्द और संधि शब्दों में ये अंतर रहेगा। अब बात आती है कि संधि का महत्व क्या है। संधि का महत्व, हिंदी व्याकरण में संधि का महत्व अगर हम संधि की बात करें तो हिंदी में संधि का प्रयोग हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगर शब्द संरचना या नए शब्दों के निर्माण की इकाइयों की बात करें तो 4 इकाइयां हैं जिससे नए शब्दों का निर्माण हिंदी में किया जाता है। एक तो है संधि आ गया, संधि वाला बिंदु, इनसे क्या है, नए शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग, और चौथा है प्रत्यय। शब्द निर्माण या शब्द संरचना की ये 4 इकाइयां हैं जिनसे क्या है, हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। इसलिए हिंदी में संधि का महत्व क्या है। संधि का महत्व यही है कि संधि से हिंदी में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे संधि की परिभाषा पर। संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या होगी संधि की। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा की अगर बात करें तो दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल तथा उनसे होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों के, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले बदलाव या विकार को संधि कहती है। विकार को क्या है, संधि कहती है। अब देखो, संधि की परिभाषा में लिखा हुआ है दो ध्वनियां या वर्ण। ये ध्वनियां क्या है, वर्ण क्या है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी वर्ण में, हिंदी वर्णों को इनका दो प्रकार से विभाजन होता है। एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसका मतलब है कि संधि में दो ध्वनियां या वर्णों का परस्पर मेल होता है। या तो स्वर का मेल होगा या व्यंजन का मेल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो ध्वनियां यानी कि स्वर और व्यंजनों के परस्पर मेल से होने वाले बदलाव या विकार को क्या है, संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्द मिलकर, वो दो शब्द कौन से होंगे, उसका दो शब्दों में या तो वो स्वर होगा या फिर या व्यंजन होगा। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या है, हम संधि कहेंगे। उस बदलाव को हम संधि कहेंगे। अब बात आती है कि कौन से वर्णों का मेल। मैंने अभी बताया स्वर या व्यंजन का मेल, स्वर या व्यंजन का मेल। यहां मैं लिख देता हूं कि
ध्वनियों में ध्वनियों में ध्वनियों में स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ क्या होगा, प्लस स्वर का मेल होगा। स्वर गिनती में कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। यानी इन 11 स्वरों का किसके साथ मेल होगा? स्वरों के साथ ही मेल होगा। इन 11 स्वरों के साथ 11 स्वरों का मेल होगा। तो पहला जो विभाजन है संधि में, या कहीं की प्रकार हमारे समक्ष आ गया है। पहला क्या होगा? इसको स्वर संधि कहेंगे। अगर प्रकारों की बात करें तो ये पहला प्रकार आ गया है, स्वर संधि। इसको क्या कहेंगे? स्वर संधि हम कहेंगे। और दूसरा है स्वर के साथ व्यंजन का मेल। फिर क्या है? स्वर के साथ व्यंजन का मेल। स्वर के साथ क्या है? व्यंजन का मेल। यानी कि स्वर गिनती में कितने? 11 है। और व्यंजन कितने हैं? 33 है। यानी कि 11 स्वरों का 33 व्यंजनों के साथ मेल होगा। फिर दूसरा है स्वर के साथ व्यंजन का मेल। व्यंजन का मेल। आई बात समझ में? तो अगर हम यह पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, और यह तीसरा प्रकार हो गया। अब आएगा व्यंजनों के साथ स्वर का मेल। यानी कि 33 व्यंजन है और 11 स्वर है, इनका मेल करवाया जाएगा। तीसरे में है व्यंजनों के साथ व्यंजन प्लस स्वर का मेल। व्यंजन प्लस क्या है? स्वर का मेल। व्यंजन प्लस स्वर का मेल। और उसके बाद आएगा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। व्यंजनों के साथ व्यंजनों का मेल। 33 व्यंजन है और 33 व्यंजनों के साथ मेल करवाया जाएगा, क्योंकि व्यंजनों के साथ व्यंजनों का मेल होगा। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल करवाएगा। स्वर का स्वर के साथ मिलाप, स्वर का व्यंजन के साथ मिलाप, व्यंजन का स्वर के साथ मिलाप, व्यंजनों का व्यंजन के साथ मिलाप। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो विसर्ग के साथ एक बार मिलाप होगा व्यंजन का, स्वर का, और एक बार होगा विसर्ग के साथ मिलाप व्यंजनों का। तो एक बार क्या है? विसर्ग के साथ हम मिलाप कराएंगे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि स्वर का व्यंजन के साथ जब मिलाप होगा, जब व्यंजन का स्वर के साथ मिलाप होगा, और जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलाप होगा, तो तीसरा प्रकार बनेगा संधि का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का स्वर के साथ विसर्ग का व्यंजन के साथ मिलाप होगा, तब संधि का प्रकार बनेगा विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हुई? संधि हुई 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमारे सामने क्या है? 3 प्रकार आ गए। स्वर के साथ स्वर का मिलाप हुआ तो स्वर संधि हुई, स्वर के साथ व्यंजन का, व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजनों का व्यंजन के साथ तो व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर के साथ, विसर्ग का व्यंजन के साथ तो विसर्ग संधि। 11 स्वर के साथ मिलेंगे, 11 स्वर 33 व्यंजनों के साथ मिलेंगे, 33 व्यंजन 11 स्वरों के साथ मिलेंगे, और 33 व्यंजन 33 व्यंजनों के साथ मिलाप करेंगे, और विसर्ग है वो 11 स्वरों के साथ मिलाप करेगा, और फिर विसर्ग है 33 व्यंजनों के साथ मिलाप करेगा। ठीक है, तो यह तरीका है संधि को जानने का। अभी हमने पढ़ा है कि संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं?
एक तो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि का पहला प्रकार पढ़ते हैं हम स्वर संधि। पहला प्रकार क्या है? स्वर संधि। तो अभी मैंने बताया कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का, स्वर के साथ स्वर का मिलाप होने से, स्वर का मिलाप होने से जो बदलाव होता है, जो बदलाव या जैसे कहीं विकार होता है, विकार होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर यानी कि 11 स्वर के साथ 11 स्वरों का मिलाप होगा। कितना होगा? मिलाप होगा, यानी कि कुल 121 बार क्या है? मिलाप हम कराएंगे। 11 इंटू 11 121 हो गया, तो 121 बार हम क्या है? मिलाप। तो स्वरों के साथ यानी कि प्रत्येक स्वर अपने स्वयं के स्वर के साथ और अन्य भिन्न स्वरों के साथ भी जुड़ेगा। एक बार तो अपने स्वयं के यानी सजातीय स्वर के साथ जुड़ेगा, फिर एक एक बार क्या है? अन्य जो स्वर हैं, अन्य 10 स्वर हैं, उनके साथ भी क्या है? मिलाप होगा। तो 121 बार क्या है? उनका मेल होगा। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा और भी स्पष्ट हो जाएगा कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए। अब क्या है कि ये जो 11 स्वर है, ये 11 स्वर एक बार तो अपने साथ ही मिलाप करेगा, एक एक बार। री के आगे हम नहीं जाएंगे। ए का ए के साथ मिलाप होगा, आ का आ के साथ मिलाप होगा, ई का ई के साथ मिलाप होगा, दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ, लघु ऊ का लघु ऊ के साथ, और दीर्घ ऊ का दीर्घ ऊ के साथ मिलाप होगा। तो अगर यह मिलाप होता है और उसका जो परिणाम है वह क्या है? हमें दीर्घ ही प्राप्त हो, यानी कि एक बार ए के साथ मिलाप होने के बाद दीर्घ आ, दीर्घ आ बन रहा है, और फिर आ के साथ मिलाप होने पर दीर्घ आ बन रहा है, फिर आ का ए के साथ मिलाप होने पर फिर आ बन रहा है, और ए का आ के साथ मिलाप होने पर आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो उसको दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। पहला प्रकार स्वर संधि का ही हमारे सामने आ गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि के नाम से जानेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का ही एक प्रकार। अब दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि यानी कि ए के साथ आ का, ए आ का ए आ के साथ, ई का ई के साथ, और ऊ का ऊ के साथ मिलाप होने पर जो बदलाव आता है, जो परिणाम दीर्घ स्वर ही प्राप्त हो, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे।